हे लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के क्लास में हम ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी, जैसे कि आप नेम से ही समझ पा रहे हो, किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने। अब इनका पूरा नेम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी सिर्फ इन्होंने ही दी थी, काफ़ी और साइकोलॉजिस्ट थे जो बाद में आ गए थे इस थ्योरी को देने के लिए, बट जो मेन नेम है वो बेंजामिन ब्लूम का ही है। अब टेक्सोनोमी का मतलब को हम समझते हैं। टेक्सोनोमी मीन्स क्या होता है? कुछ चीज़ों को अरेंज करना ग्रुप्स में, कुछ चीज़ों को अरेंज करना ग्रुप्स में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ डोमेन्स हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव रिलेटेड होता है हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से, जो इंक्लूड करता है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, रीजनिंग प्रोसेस को, मेमोरी बेस्ड जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब कॉग्निटिव में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव। इफेक्टिव किससे रिलेटेड है? हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से। देन आता है हमारा साइकोमोटर। ये इंक्लूड करता है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को, कैसे हम मूवमेंट करते हैं अपनी बॉडी। अब अगर इन तीनों में से बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। देन इफेक्टिव के कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स। एंड साइकोमोटर के भी 5 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया था? ब्लूम, एंडरसन और क्रैथहोल ने। अब कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। कभी कभी एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन था जो कॉग्निटिव डोमेन में था। तो इसलिए हमें ये तीनों नेम याद होने चाहिए। तो चलिए अब नॉलेज को समझते हैं। नॉलेज में जितनी फैक्चुअल चीज़ें होती है याद करने वाली, वो सब नॉलेज में आ जाती है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती है, मतलब समझने वाली, वो सब कॉम्प्रिहेंशन में आती है। अब कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछते हो कि रिपब्लिक डे कब आता है, तो कोई बता देगा 26 जैन को आता है। तो ये क्या है? ये उस बच्चे ने रटा है कि 26 जैन को आता है। लेकिन अगर आप उससे पूछते हो कि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, तो अब अगर इसका आंसर बच्चे को पता होगा तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बच्चे को बोला कि आपको पोएम लर्न करके आनी है। अब कुछ बच्चे होंगे जो पोएम सिर्फ लर्न कर कर ही आएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो समझ के भी आएंगे। मतलब अगर आपने उनको बोला कि आप अपनी भाषा में पोएम को समझाओ, तो वो समझा देंगे आपको कि पोएम में एक्चुअल में क्या था, मीन्स उसका समराइज कर देंगे। लेकिन जिन्होंने रटी होगी पोएम, वो सिर्फ पोएम एज इट इज़ आपको सुना देंगे, बट जिन्होंने समझी होगी वो अपनी लैंग्वेज में सुना पाएंगे। राइट? तो ये होता है कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज में डिफरेंस। अब आपने नॉलेज गेन भी कर ली, देन आपको समझ भी आ गया। अब आता है हमारा एप्लीकेशन। मीन्स कि हम अपनी समझी हुई चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। राइट?
तो अब हम समझी हुई चीज़ों को जहाँ यूज़ करते हैं उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, या जैसे यूज़ करते हैं मीन्स हम यूज़ को ही एप्लीकेशन बोलते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो तीनों थिंकिंग होती है ना हमारी, ये लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग होती है। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। नॉलेज में थिंकिंग स्किल्स बहुत कम यूज़ होती है, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ फैक्ट लर्न करना पड़ता है। देन अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज से ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स यूज़ होती है। देन एप्लीकेशन में हमें खुद से अप्लाई करनी है तो और ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स यूज़ होती है। तो आप समझ रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। देन हमारा आता है एनालिसिस, मीन्स टुकड़ों में बांटना, या हम विश्लेषण भी बोल देते हैं। अब जैसे मान लो आपकी टीचर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाना है, तो चैप्टर पढ़ाने से पहले वो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है कि इस स्टोरी में, इस चैप्टर में ये करेक्टर्स है, इस चैप्टर्स में ये करेक्टर ये करता है। तो बेसिकली वो यहाँ कर क्या रही है, विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस कर रही है। पहले आपके लिए डिफ़िकल्ट चैप्टर को इजी बना रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही है, ताकि आपको जब वो चैप्टर समझाए तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप आप एनालिसिस का भी मतलब समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, मीन्स खुद से क्रिएट करना कोई चीज़। अब आपके पास नॉलेज भी आ गई, आपने समझ भी लिया, आपने अप्लाई भी कर ली, आपने उसको टुकड़ों में बांट के देख भी लिया। अब होता है कि आप उससे क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है उससे आपने क्या नया इन्वेंट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेफ़ होता है जो कि खाना बनाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है कि भाई मैं ये वाला मसाला डालता हूँ, फिर दूसरा डालता हूँ, फिर मैं ऐसे करता हूँ, फिर मैं वैसा करता हूँ, और ऐसे मिक्स मिक्स करके वो अपनी कोई न्यू ही रेसिपी बनाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो सिंथेसिस कर रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। उसके पास जितनी भी प्रीवियस नॉलेज थी, पुरानी नॉलेज थी, वो उसको यूज़ कर कर कुछ नया बना रहा है। तो आई होप इसका मतलब समझ आ गया हो आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, जजमेंट करना, मीन्स अपनी राय देना किसी चीज़ पर। अब ये जो तीन होते हैं, ये होते हैं हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। एंड ये वाले कौन से थे, लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग। इन तीनों में हाई थिंकिंग स्किल्स यूज होती है और इन तीनों में लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स यूज होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हम समझते हैं, अब ये जो थ्योरी आई थी ना, मतलब ब्लूम टेक्सोनोमी का ओरिजिन कब हुआ था, 1956 में। देन ये रिवाइज होकर दोबारा आई 2001 में। तो 1956 के अकॉर्डिंग जो लेवल्स थे वो कौन से थे, ये वाले। मगर रिवाइज होकर जब 2001 में आई तो इन लेवल्स को चेंज कर दिया गया वर्ब्स में। ये जो थे लेवल्स 1956 वाले, वो किस में है, नाउन्स में। लेकिन 2001 में चेंज कर दिया गया इन लेवल्स को, मतलब मीनिंग तो सेम है बट नेम चेंज कर दिया गया। फॉर एग्जांपल नॉलेज का रिमेम्बरिंग कर दिया गया,
देन कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन का अप्लाइंग, सब में आईएनजी लगा दिया गया और इवैल्यूएशन को शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पर एंड सिंथेसिस को यहाँ पर। बेसिकली हुआ क्या, ये सब अपनी ही जगह पे रहे और सिंथेसिस को ऊपर कर दिया एंड इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया। तो आई होप आपको ये डोमेन क्लियर हो गया हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डोमेन में। इफेक्टिव डोमेन। अब इसमें 3 नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? क्रैथहोल, ब्लूम एंड मार्सिया। अब ये भी लोएस्ट टू हायर ऑर्डर में चलता है, राइट। इसके 5 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजिंग। रिसीविंग में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे को कुछ सिखाते हो तो बच्चा उसे रिसीव करता है। बेसिकली बच्चा उसे एक्वायर करता है, उसे समझता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग में क्या होता है? अब बच्चा आपसे सीखेगा तभी तो रिस्पोंड करेगा। मतलब अगर आपने जो बच्चे को सिखाया उसको समझ आ गया तो वो रिस्पोंड भी करेगा। और बच्चा रिस्पोंड करेगा तो मीन्स यहाँ पे बच्चे का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, और जो कि हमें चाहिए होता है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लास में। देन नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मीन्स कि आप किसी चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपको कुछ बताया तो आपने रिसीव कर लिया, देन आपने उसका रिस्पोंड किया। टीचर ने आपको जो बताया उसको आपने रिसीव किया, उसके बाद उसको समझकर आपने रिस्पोंड किया टीचर को। देन ये आप पर है कि आप उसको कितनी वैल्यू देते हो। अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे उस चीज़ को तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, लेकिन आप कम दोगे तो आप जल्दी भूल जाओगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को आप दे रहे हो, राइट। देन हमारा आता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सिस्टमैटिकली अरेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पियाजे की थ्योरी को समझा था, उसमें हमने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस को समझा था। तो वो एग्जैक्टली था क्या? वो यही था, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज ही तो कर रहे थे। हम कुछ अपने स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, देन किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे थे। तो ये एक तरीके से हम अपनी स्कीमा में ऑर्गेनाइज ही कर रहे थे चीज़ों को। अब आपके माइंड में फॉर एग्जांपल क्लोथ्स का स्कीमा बना हुआ है, तो आप क्लोथ्स की जगह पे क्लोथ्स को ही ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि कार ऐड हो जाएगी। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टराइजिंग, या हम इसको इंटरनलाइजेशन भी बोल देते हैं। इसमें होता है कि अब आपने चीज़ों को समझ भी लिया है, रिस्पोंड भी कर लिया है, उसको वैल्यू भी दे रहे हो, ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, तो देन आता है इंटरनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि भाई अब आपने सब कुछ सीख लिया है, आप सब अच्छे से समझ चुके हो, तो उसी चीज़ को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब हम यूज़ करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इनकरेज होते हैं। तो ये था करेक्टराइजिंग। आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट डोमेन डिस्कस करते हैं, साइकोमोटर डोमेन। इसको इन 3 लोगों ने दिया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम है वो है RH डेव। अब इसके 5 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है? इमिटेशन बेसिकली मतलब क्या होता है? इमिटेशन का कॉपी करना। बच्चा कॉपी करके सीखता है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके पेरेंट्स जैसे करते हैं वो वैसे ही करता है। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि बच्चा कॉपी तो अब कर लेता है इमिटेशन में, लेकिन यहाँ पे बच्चा खुद से करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन। अब
अब जो प्रिसीजन है ना, इसमें बच्चा कम एरर्स करता है पहले से, तो यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश करता है, राइट। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स कि बच्चा दो चीज़ों को कंबाइन करके सीखता है। अच्छा देखो, अब इन सबको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके पेरेंट्स उसको वन बनाना सिखाते हैं। पहले पेरेंट्स बनाते हैं, फिर बच्चा कॉपी करता है, ठीक है। या फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का हाथ पकड़ के बनवाते हैं, तो यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चा पेरेंट्स की कॉपी करता है तो वन बनाने में। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन क्या होता है, पहले बच्चा कॉपी करेगा पेरेंट्स की, जैसे पेरेंट्स बना रहे हैं वैसे वैसे अपना हाथ लेके जाएगा, देन खुद करने की कोशिश करेगा, वन खुद बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन। अब मैनिपुलेशन में हो सकता है वो किसी पेरेंट्स की हेल्प भी ले ले, लेकिन प्रिसीजन में वो खुद से ही करेगा, पूरा वन वो खुद से बनाएगा। देन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स कि दो चीज़ें कंबाइन। अब वो वन भी बना सकता है और हो सकता है वो टीवी देखते देखते वन बना रहा हो। अब उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो इतना परफेक्ट हो चुका है कि वो बिना मिस्टेक करे वन बना सकता है। नेक्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन। अब तो उसको हैबिट में ही हो गया कि वो वन आराम से बना सके, मतलब अब तो उसको अब जब मर्जी बोलो तो वो तब ही वन बनाते, ये उसके नेचर ही हो गया कि भाई वो आराम से, मतलब ये नेचर में ना उसके इंक्लूड ही हो गया कि हाँ वो भाई कभी भी बना ही सकता है। यहाँ पे उसको आदत हो जाती है कि हाँ भाई जब भी उसको बोलो, मान लो अगर वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा बच्चा, तब भी वो 10 दिन बाद भी वन बना सकता है। तो ये थे 5 लेवल्स। आई होप ये 5 लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होती है। अब देखो, ये कॉग्निटिव डोमेन के कुछ और टर्म्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। अब जैसे नॉलेज के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो हमें पता होने चाहिए। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन में भी रिलेट है और एप्लीकेशन में भी रिलेट है, तो हमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि इसमें कौन सा रिलेट आएगा, मतलब क्वेश्चन के आंसर में कौन सा रिलेट आएगा, मतलब कौन सा रिलेट यूज़ हुआ होगा, एप्लीकेशन वाला या कॉम्प्रिहेंशन वाला, वो आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ये कुछ और टर्म्स हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन से ही रिलेटेड है। एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई हो। इस वीडियो का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं ऐड है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।